50 साल नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की गुलामी के 500 साल पूरे हुए। ये कभी कभी आपको आश्चर्य लगेगा कि ये राजीव भाई ऐसा क्यों बोलते हैं, गुलामी के 500 साल। भारत सरकार तो कहती है कि आजादी के 50 साल हो गए। वो ये कह रहा है कि मैं संपूर्ण भारत में प्रवास कर चुका हूँ, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम में मैं जा चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी भी अपनी आंखों से भारत में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो चोर हो, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो बेरोजगार हो, एक भी व्यक्ति मैंने ऐसा नहीं देखा जो गरीब हो। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, वो 2 फरवरी सन 1835 को कह रहा है। सोने की चिड़िया था हमारा देश, वो सोना जिसकी चमक तुम्हें इंग्लैंड से यहाँ तक खींच लाई। यही लूटने आए थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर। कि भारत जब आजाद होगा तो भारत में अंग्रेजियत चला जाएगा, अंग्रेजियत चली जाएगी और भारत में भारतीयता के आधार पर एक ऐसा तंत्र बनेगा जिसमें हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन बिताने का, हर व्यक्ति को अपने धर्म की आजादी रखने का, हर व्यक्ति को व्यवसाय की आजादी का, हर व्यक्ति को अपने आप को आगे बढ़ाने का मौका। कभी कभी ऐसा लगता है साहब, ऐसी आजादी से तो गुलामी ही अच्छी थी। अगर हमारे यहाँ कोई चीज की कमी है तो उस कमी को सहन करना होगा, ना कि कटोरा लेकर भीख मांगनी होगी दूसरों से जाकर। इस व्यवस्था को इस भ्रष्ट हालात में पहुंचाने आप जैसे लोगों का भी आज मर जाएंगे लेकिन लड़ेंगे जरूर। कांग्रेस का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है, चाहे तरीका जो भी हो। उसके बाद देश को क्या चाहिए, क्या करना है, इसके बारे में वो नहीं सोच रही। अगर कांग्रेस के तरीकों से आजादी मिली तो गोरे साहब तो चले जाएंगे, उनकी जगह भूरे साहब आगे बढ़ जाएंगे और हालात वही के वही रहेंगे। अमीर और अमीर हो जाएंगे, गरीब और गरीब। लाखों करोड़ों की ब्लैक मनी रखने वाली मल्टीनेशनल कंपनी से दर दर की ठोकरें खाने वाले किसानों की एक लगातार लड़ाई जारी है। शुरू में जब उठाए जाते हैं तो 50 लोग कहते हैं अरे ये हो नहीं पाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर संकल्प शक्ति हो और मन में पवित्रता का भाव हो, आपका उद्देश्य बड़ा हो, समाज के हित में हो, तो जीत तो होती ही। अंग्रेजों के जमाने में किसान अपने अनाज का दाम तय नहीं कर पाता था। आज आजादी के 50 साल के बाद भी किसान अपने अनाज का दाम तय नहीं कर पाता। इस देश में सिर्फ किसान ही एक ऐसा वर्ग है जो अपने द्वारा खेत में पैदा किए गए किसी भी सामान का दाम खुद नहीं तय कर पाता। जितने कारखाने चलते हैं इस देश में, जितने उद्योग चलते हैं पूरे देश में, हर उद्योग और हर कारखाना चलाने वाला आदमी अपने द्वारा पैदा की गई हर वस्तु का दाम खुद तय करता है। लेकिन किसान ही एक ऐसा वर्ग है इस देश में, काश्तकार ही एक ऐसा वर्ग है इस देश में जो अपने द्वारा पैदा किए गए गेहूं का दाम तय नहीं कर पाता, अपने द्वारा पैदा किए गए बाजरे का दाम तय नहीं कर पाता, अपने द्वारा पैदा किए गए धान का दाम तय नहीं कर पाता, अपने द्वारा पैदा किए गए मक्के का दाम तय नहीं कर पाता। कुछ भी चीज जो पैदा करता है किसान, उसका दाम वो खुद नहीं तय कर पाता, सरकार तय करती है। जिस तरह से अंग्रेजों की सरकार करती थी वही काम आज भी हो। हम इस पानी में अपना खून मिला रहे हैं। अगर फैक्ट्री शुरू हुई तो उसके पानी में जो रंग होगा वो हमारा खून होगा। हमारे आंसुओं को कोल्ड ड्रिंक में मिलाने वाली फैक्ट्री बंद करो, यही हमारी तमन्ना है। ये हंसिया जो कभी हमारी फसल काटती थी, आज हमारी गर्दन काटेगी। पिछले साल आंध्र प्रदेश के 100 किसानों ने जो आत्महत्या की थी, वो सबसे बड़ा उदाहरण है। तो देखिए आपने इन बिजनेस वालों की ताकत। ये पैसे के लिए किसी को मार सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, किसी को मुजरिम बना सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपनी आंखों से देखिए, क्या इनमें से कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में बना हुआ है? ये सारा विदेशी माल है। पैसे के लिए ये लोग कुछ भी बेच देते हैं, प्रॉफिट के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाते हैं, हम जैसे गरीबों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आज हम कोई अपना धंधा शुरू करना चाहते हैं तो ये लोग उसमें भी टांग अड़ाते हैं। ये नहीं चाहते कोई इनके सामने खड़ा हो सके। कहने को तो हमारी देश की आबादी 120 करोड़ है, लेकिन क्या हम अपने लिए साबुन, क्रीम और पाउडर नहीं बना सकते? बना सकते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन वॉश कर दिया गया है। अपने प्रोडक्ट की ये लोग ऐसी तारीफ करते हैं जैसे उसी में सब कुछ है। इसीलिए हम अपनी पारंपरिक चीजों पर संदेह करने लगते हैं। इन बिजनेस वालों का जमीर मर चुका है। यही जाति और धर्म के नाम पर दंगा करवाते हैं। यही लोग हमें फिर से गुलाम बना रहे हैं। समय आ गया कि अब एक बदलाव की आंधी आए जो इन करप्ट लोगों को तहस नहस कर दे। पहले हिंदुस्तान के किसानों की जमीन छीनी जाती थी अंग्रेजों के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनियों के लिए। अब इस देश के किसानों की जमीन छीनी जाती है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए, परदेशी कंपनियों, विदेशी कंपनियों के लिए। पिछले 7-8 वर्षों से हमारे देश में जो उदारीकरण की नीतियां चल रही हैं, जो जागतिकरण की नीतियां चल रही हैं, उन नीतियों के कारण हजारों एकड़ जमीन महाराष्ट्र के किसानों की छीनी गई।
हर साल हजारों एकड़ जमीन गांव के किसानों से छीन छीन कर परदेशी कंपनियों को बेच दी जाती है और उस जमीन पर बड़े बड़े परदेशी कंपनियों के कारखाने लगते हैं। कल तक जिस जमीन में धान पैदा होता था, गेहूं पैदा होता था, अब उस जमीन पर कारखाना चलता है। सरकार क्या बोलती है? वो कहती है औद्योगिकीकरण हो रहा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा, और लोग बोलते हैं कि ये बहुत फायदे का काम हो रहा है जो इंडस्ट्रीज बन रही। आप जानते हैं दुनिया में और हमारे देश में कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें 100 रुपया लागत के रूप में अगर लगाया जाए तो 100 ही रुपए का उत्पादन हो जाए। तो ये जो भोपाल के कारखाने में गैस निकली थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट थी, और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का ये टेस्ट करके देखना हो कि ये कितने लोगों को मार सकती है, ये अमेरिका में नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका में वो मानते हैं कि लोगों की जिंदगी की कीमत बहुत है, इसलिए अमेरिका में नहीं करते। और अमेरिका में ही नहीं कर सकते, अमीर देशों में कहीं भी नहीं कर सकते इस तरह के एक्सपेरिमेंट। कारण क्या है? कारण उसका एक सीधा साधा है कि उनके पर्यावरण के कानून बहुत सख्त हैं और सरकारों ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि वहां के लोगों की हत्या नहीं होनी चाहिए। जनरल नील कहता है कि दोबारा से जब हमने भारत पर हमला किया तो हमने किसी बुजुर्ग को नहीं छोड़ा, किसी बच्चे को नहीं छोड़ा, किसी स्त्री को नहीं छोड़ा, किसी पुरुष को नहीं छोड़ा। जो भी भारतवासी हमारे सामने आया हमने उसको खत्म कर दिया। और कैसे कैसे खत्म किया? तो जनरल नील खुद अपनी डायरी में लिख रहा है कि हम गोली मार के लोगों को खत्म करते थे, हम लोगों को जिंदा जला के मार डालते थे, हम लोगों को घोड़ों और हाथी पर बिठा के उनके गले में रस्सी का फंदा लगाया करते थे और हाथी घोड़ों को किसी पेड़ के नीचे ले जाकर खड़ा किया करते थे और रस्सी का फंदा पेड़ के ऊपर से खींच लिया करते थे और हाथी और घोड़े को नीचे से भगा दिया करते थे। इस विदेशीकरण की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, भारतीय खेती को फिर से उन्नत बनाने के लिए एक और प्रयोग करना बहुत जरूरी है कि पूरे देश में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए जाएं, वृक्ष लगाए जाएं। पशु बन के जिंदा रहना तो हमें मंजूर नहीं है कि हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। पैसा जिंदगी का सब कुछ नहीं होता है, देश उससे बड़ा होता है, समाज उससे बड़ा होता है, संस्कृति बड़ी होती है। और कभी अगर भगत सिंह हो सकते हैं, चंद्रशेखर हो सकते हैं, तो आज क्यों नहीं भगत सिंह और चंद्रशेखर हो?